हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी ब्रांच अकाउंटिंग का लोडिंग वाला कंसेप्ट। अभी तक हमारी ब्रांच अकाउंटिंग की 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें हमने तीनों वीडियोस में 3 मेथड्स को हमने डिस्कस किया है। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, डेटर्स मेथड एंड देन फाइनल अकाउंट्स मेथड। इन तीनों को हमने डिस्कस किया है डिपेंडेंट ब्रांचिंग के ब्रांचेस के मेथड्स को। ये है जी फोर्थ वीडियो जिसमें हम लोडिंग के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ब्रांच अकाउंटिंग के, तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये पूरी 170 पेजेस की एडवांस अकाउंट्स की नोट्स की नोट कंसेप्ट बुक चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करेंगे जी हमारा लोडिंग का कंसेप्ट, जो कि ब्रांच अकाउंटिंग में है। अगर पेपर में कभी भी डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन आएगा, तो देर इज 90% चांस कि उसमें लोडिंग वाला पॉइंट होगा ही होगा, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम शुरू करते हैं जी हमारा कंसेप्ट लोडिंग। कहता व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट अ सेलिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है? अभी तक हमने जो भी मेथड्स पढ़े हैं, चाहे वो हमने डेटर्स मेथड पढ़ा हो, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पढ़ा हो, या फिर हमने फाइनल अकाउंट्स मेथड पढ़ा हो, इन तीनों में हमने जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। सर सिंपल तो नहीं थे, हाँ ठीक है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा था, वो किस पे भेज रहा था? वो कॉस्ट पर भेज रहा था। मतलब जैसे कि हमने क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर जो गुड्स भेजे जा रहे हैं वो कॉस्ट पर भेजे जा रहे हैं। मैंने तभी हाईलाइट किया था कॉस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। वहाँ पे ये कहता कि दे सेंड द गुड्स टू देयर ब्रांचेस एट कॉस्ट, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन हमने किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी अगर आप देखो, उसने कहा था कि गुड्स इन्वॉइस हो रहे हैं दिल्ली ब्रांच को एट कॉस्ट। मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट क्यों बोल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हेड ऑफिस कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी कॉस्ट उसको ₹100 की पड़ रही है, तो वो ब्रांच को ₹100 में ही ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या मतलब है इसका? गुड्स सेंट टू गुड्स सेंट टू टू ब्रांच अकाउंट में वो क्या डाल रहा है? वो 100 ही डाल रहा है। जितने का उसको गुड्स बन रहा है वो उतने का ही ट्रांसफर कर रहा है। सर इसमें कौन सी नई बात है? ब्रांच भी तो उसकी अपनी ही है, वो कौन सा किसी और की है, तो वो गुड्स कॉस्ट पर ही ट्रांसफर करेगा। अब हमारे मॉम डैड हमको जो कुछ भी देते हैं, तो वो कौन सा उसमें सोचते हैं कि मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन लगा के अपने बच्चों को दूंगा या अपने बच्चों को दूंगी, तो वो तो अपने कॉस्ट पर ही ट्रांसफर करेगा ना वो गुड्स। बिल्कुल सही बात है, तभी अभी तक गुड्स कॉस्ट पर ही ट्रांसफर हो रहा था। पर आप लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो समझिए। क्या आपने क्रोमा के शोरूम्स देखे हैं? क्रोमा क्या है? क्रोमा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है। इसमें आपको हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल जाता है। ये है, दिस इज ओन्ड बाय टाटास, ये टाटास का ब्रांड है क्रोमा। आप लोगों ने क्रोमा बहुत नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की शोरूम है, इसके अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगहों पे इनके शोरूम होते हैं। तो आप सोचिए, टाटास आर बेस्ड आउट ऑफ, टाटा का ऑफिस किधर है? टाटा का ऑफिस मुंबई में है। अब इसके जो क्रोमा के शोरूम्स हैं, अब ये तो पूरे इंडिया में हैं, बहुत सारे हैं, और वो सारे टाटा के शोरूम्स हैं। तो वो क्या उसकी सारी ब्रांचेज़ हैं? हाँ, वो सारे उसके ब्रांचेज़ हैं। जैसे कि मैं मोहाली की बात कर लेता हूँ और एक लुधियाना की बात कर लेता हूँ। ये मैं ठीक है, मैं दो की बात करता हूँ, मोहाली और लुधियाना की मैं बात कर लेता हूँ। तो जो क्रोमा का शोरूम मोहाली में है, क्रोमा का शोरूम एक लुधियाना में है। अगर सपोज कीजिए इनको माल आ रहा है टाटा से, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का, टाटा ने इसको भी 100 रुपये का माल बेच दिया, इसको भी 100 रुपये का माल बेच दिया अपनी कॉस्ट पर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये एलईडी है, ठीक है जी। एलईडी उन्होंने 100 रुपये पे उसको बेच दी। उन्होंने इनको क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, 100 रुपये मेरी कॉस्ट है, मैं तुमको 100 रुपये पे बेच रहा हूँ, पर तुमको सेल कितने पे करना है? तुमको सेल करना है 250 पे। क्या? हाँ, इतना मार्जिन है, जैसे प्रोडक्ट में इतना मार्जिन होता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में इतना मार्जिन होता है। कॉस्ट है मेरी 100, ठीक है, मैं उसको कस्टमर को बेच रहा हूँ 250 रुपये का, ठीक है, 250 का। तो जो आदमी, जो सेल्समैन होगा, जो मोहाली के शोरूम में सेल्समैन होगा, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा भाई मज़े आ गए, 100 रुपये का कंपनी को माल पड़ रहा है और कंपनी कस्टमर को कितने का चिपका रही है? 250 रुपये का। उन्होंने कहा 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 225 रुपये का माल चिपका दिया। कस्टमर ने भी खुशी खुशी ले लिया, भाई 10% ऑफ में मिल गया। पर क्या अगर आप सोचो, ये जो सेल्समैन है मोहाली के शोरूम में,
इसको पता लग गया कि कंपनी 100 रुपये का माल बनाती है और डिस्काउंट देके भी 125 रुपये वो एक्स्ट्रा कमा रही है। डिस्काउंट देके भी वो 125 रुपये कमा रही है, 100% से ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। तो वो क्या कहेगा, वो करेगा जैसे लुधियाना वाले सेल्समैन को कॉल, वो कहेगा कि भाई बहुत मार्जिन है यार एलईडी में। उसने कहा यार सही बात है, बहुत मार्जिन है, अपा एक काम करते हैं, अपा खुद ही एलईडी वेलईडी बना लेते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। अब तो हमको पता लग ही गया कि कस्टमर को एलईडी में क्या चाहिए, तो अपा खुद ही चाइना से एलईडी खरीद लेते हैं और अपना ब्रांड बना के ऑनलाइन बेचना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने सेम क्वालिटी की एलईडी ऑनलाइन बेचनी शुरू कर दी जी 250-150 रुपये की। क्या यहाँ पे क्रोमा को नुकसान हो गया? और यहाँ तो चलो नुकसान हुआ ही हुआ। तुम खुद सोचो, तुम्हारे एम्प्लॉय को क्या तुम कभी भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बताते हो? जैसे कि हमारे आसपास जितनी शॉप्स हैं, आपने कभी देखा है, कभी एम्प्लॉय को पता होता है कि कॉस्ट कितनी आ रही है? जब भी आप एम्प्लॉय से नेगोशिएट करने जाते हो तो क्या कहता है कि मालिक से बात कर लो, मेरे को नहीं पता क्या होगा। तो एम्प्लॉय को क्या आप कभी अपना प्रॉफिट मार्जिन बताओगे कि भाई मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? नहीं, हम कभी भी नहीं बताएंगे। तो ये जो सेल्समैन है क्रोमा के शोरूम में, ये भी तो क्रोमा के एम्प्लॉयज़ ही हैं। अगर क्रोमा अपनी ब्रांचेस को 100-100 रुपये कॉस्ट पर ही एलईडी बेचना शुरू कर देगा और उनको कहेगा कि तुम इतने पे बेच दो, तो इनको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन पता लग जाएगा। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी? तो इसी डर की वजह से कंसेप्ट लाया गया जी लोडिंग का। कंसेप्ट लाया गया लोडिंग का। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जो हेड ऑफिस गुड्स दे रहा है ब्रांचेस को, वो पहले देता था कॉस्ट पर, क्योंकि भाई अपनी अपनी ही तो ब्रांच है, क्यों ही प्रॉफिट बनाना है उस पर। तो वो पहले कॉस्ट पे देता था। अब उसने कहा नहीं मत दो, ज़माना बहुत ख़राब है, भलाई का कोई ज़माना नहीं रह गया, तुम कॉस्ट पर मत दो, तुम सीधा ट्रांसफ़र करो किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। इसका क्या मतलब है कि क्रोमा अपने शोरूम्स में एलईडी जो पहले 100 रुपीज़ कॉस्ट पे वो ट्रांसफ़र करता था, अब वो 100 रुपीज़ कॉस्ट पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब वो एलईडी कितने पे ट्रांसफ़र करेगा? अब एलईडी ट्रांसफ़र हो रही है 250 रुपीज़ की इनवॉइस प्राइस पर। ये एलईडी ट्रांसफ़र हो रही है, इनवॉइस प्राइस पर ये एलईडी ट्रांसफ़र कर रही है। बट सर कि इसका मतलब है कि वो ब्रांच को बेच रहा है। अगर मैं 250 रुपये की एलईडी ब्रांच को बेच रहा हूँ या उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आप क्रोमा के माइंडसेट से देखिए, क्रोमा को माइंड में पता है कि भाई जो मैं बेचारे को 250 की एलईडी बेच रहा हूँ ना, वो है तो एक्चुअल 100 की। ये उसके माइंड में, उसको क्लियर है बात। इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट बढ़ गई, ये उसको पता है कि भाई जो मैं उसको 250 की जब खा रहा हूँ उसकी कॉस्ट 100 ही है, बट मैं इसको फिर भी 250 की दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट मार्जिन पता लग जाए। ठीक है जी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लोडिंग, कि हम लोडिंग क्यों लगाते हैं। अब अपन फटाफट देख लेते हैं जी वो कहता क्या है। कहता है देयर में भी सिनेरियो जहाँ पे हेड ऑफिस नहीं चाहता कि उसने कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाया है ब्रांच को, सो वो इन्वॉइस करता है ब्रांच को गुड्स एट इन सेलिंग प्राइस। कहता है बट देर इज पर इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि जैसे हमने देखा कि ऑटोमेटिकली हमारी बुक्स में अगर मैं 100 रुपये की इन्वेंट्री बना रहा हूँ और मैं बेच 250 की रहा हूँ कॉस्ट अपनी ब्रांच को, तो ऑटोमेटिकली 150 मेरा प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है ना मेरे P&L में, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये वो कहता है ये जो 150 प्रॉफिट मार्जिन है नहीं बट दिख रहा है। तो ऐसे के बड़े इश्यूज आ जाते हैं जब भी हम अपना इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को सेल करते हैं ब्रांच को। तो इसीलिए वो कहता तो देयर मस्ट बी, तो देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा है? जो 150 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वो बात कर रहा है। तो कहता देयर फॉर द कंसेप्ट ऑफ लोडिंग इज यूज्ड कि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। तो कहता कंसेप्ट ऑफ लोडिंग इज रेलिवेंट वेयर द ब्रांच इज डिपेंडेंट एंड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर दीज 3 मेथड्स। ये वाला जो मेथड होता है आपका लोडिंग का, दिस इज इंपॉर्टेंट जब भी हम ब्रांचेस डिपेंडेंट होती हैं और इन 3 मेथड से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला आप देखते हैं जी अपना डेटर्स मेथड। तो डेटर्स मेथड में क्या होता था? अभी तक डेटर्स मेथड में अगर आप देखो, नॉर्मल ज़िंदगी में डेटर्स मेथड में क्या बनता था? एक ब्रांच अकाउंट बनता था और रेलिवेंट मेमो अकाउंट्स बनते थे, कच्चे खाते बनते थे कि भाई जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे अपना अकाउंट्स मेमोरेंडम बना लेते थे। अब लोडिंग के कंसेप्ट्स में क्या हो रहा है? अब लोडिंग के केस में क्या होगा? कहता कौन से अकाउंट्स बनेंगे? अगर तुमको डेटर्स मेथड पूछा गया है क्वेश्चन में, प्लस देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ लोडिंग, पर सर हमको कैसे पता लगेगा लोडिंग है? लोडिंग के फैक्टर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जब भी आपको कभी भी लोडिंग का क्वेश्चन दिया होगा, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे बताया गया है कि गुड्स ट्रांसफ़र किस पे हो रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे गुड्स बताया है? गुड्स आर इन्वॉइस्ड एट कॉस्ट। ठीक है, जब भी लोडिंग का क्वेश्चन होगा वहाँ पे हमेशा हमेशा आपको लिख के दिया होगा, को हमेशा हमेशा हिंट दिया होगा, जैसे कि ये गुड्स आर इन्वॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। दिस इज द, ये आपकी निशानी है कि अच्छा ये इन्वॉइस प्राइसिंग का क्वेश्चन है या फिर ये लोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि अच्छा ये लोडिंग का क्वेश्चन है। तो अगर आपको
क्वेश्चन में उसने डेटर्स मेथड से बुक्स बनाने को कहा है और लोडिंग का कंसेप्ट दे रखा है, वो निशानी दे रखी है। तो आपको ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं। इन 3 अकाउंट की क्या सिग्निफिकेंस है हम वो आगे देखेंगे। तो उसने क्या कहा है, कहता सबसे पहले तो देखो ब्रांच अकाउंट तो बनना ही बनना है, वो तो नॉर्मल है, वो तो पहले भी बनता था। फिर आप एक अकाउंट बनाओगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। बट सर हम ये क्यों बनाएंगे, वो हम आगे देखेंगे कि हम ये क्यों बनाएंगे। लास्ट एक आप अकाउंट बनाओगे जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये क्या अकाउंट होता है ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप डेटर्स मेथड में आप क्या एंट्री डालोगे, आप लोग क्या एंट्री डालोगे जी, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस। जैसे कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 250, तो यहाँ पे आप नॉर्मल वही एंट्री डाल दोगे कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। आप लोग ये एंट्री डाल दोगे, बताओ क्या आप लोग ये एंट्री डालोगे या नहीं। बिल्कुल ये वाली एंट्री अपन डाल देंगे, ठीक है, 250 रुपये के हिसाब से। फिर आप नेक्स्ट एंट्री क्या डालोगे, लोडिंग बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप ये देखो, हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, हमने एक ब्रांच अकाउंट बनाया है। अब हमारा सिनेरियो क्या है, देखो हमारी कॉस्ट है 100 और मैं सेलिंग प्राइस जो है 250, मतलब मैं 250 पे हेड ऑफिस भेज रहा है, किसको, ब्रांच को गुड्स भेज रहा है। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो है। अब इस केस में मैं बना रहा हूँ 150 ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये किसकी बुक्स में बन रहा है, ये बन रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या आती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने की आएगी ये एंट्री, ये 250 से आएगी ना एंट्री, क्योंकि मैंने 250 के ही 250 का गुड्स बेचा है। यहाँ पर क्या आएगा, बाय ब्रांच अकाउंट कितना 250 आ जाएगा। ठीक है जी, 250 इज माई, क्या ये एंट्री आपको समझ में आ गई। पहले ये 100 से आती थी एंट्री, अब ये 250 से एंट्री आनी शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, कहता देखो 250 का तो गुड्स है ही है हमने, पर उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है 100। तो मेरा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या फिर जिसको मैं लोडिंग कह देता हूँ, मेरी लोडिंग कितनी है, लोडिंग इज माई 150 की, भाई मैंने एक्स्ट्रा कितना बेचा है। अब तुमने ठीक है गुड्स 250 का बेचा है, पर तुम अगर यहाँ 250 से अकाउंटिंग करोगे ना तो तुम्हारा प्रॉफिट गलत आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच गलत आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में ब्रांच ने, अगर फॉर एग्जांपल तुमने गुड्स बेचा है उस ब्रांच को 250 का, 250 क्या है सेलिंग प्राइस है, तुमने ब्रांच को कहा कि देखो मैं तुमको गुड्स 250 का बेच रहा हूँ और तुमको आगे 250 का ही बेचना है। उसने कहा ठीक है सर। तो क्रोमा वाले ने कहा एलईडी, क्रोमा वाले को आपने कहा एलईडी की बेटा देखो तुमको सिर्फ 250 की मैं तुमको एलईडी बेच रहा हूँ और तुमको 250 की बेचनी है। उसने कहा ठीक है सर। तो जब उसने 250 के तो आपने गुड्स बेचे और उसने आगे भी 250 की ही एलईडी फॉर एग्जाम्पल उसने बेच दी, और क्या उसका कुछ प्रॉफिट या उसका कुछ मार्जिन आया, कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं आया। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ब्रांच ने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। आपकी ब्रांच ने 150 रुपये का प्रॉफिट तो कमाया है ना, आपकी आपकी ब्रांच ने 150 रुपये का प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया, हाँ सर कमाया तो है। बट क्या आपके अकाउंट में आपको नज़र आ रहा है, नहीं सर नज़र तो नहीं आ रहा, पर कमाया तो है। पर तो इसके इसी रीज़न की वजह से अपन क्या करते हैं, अपन लोडिंग तो लगा देते हैं अपने शौक शौक में, पर अपने को साथ साथ में लोडिंग उतारनी भी है। पर सर अगर उतारनी ही तो लगाई क्यों, ये जो हम लोडिंग उतार रहे हैं ये ब्रांच को थोड़ी पता है कि हम लोडिंग उतार रहे हैं। ये जो बुक्स बन रही हैं ये तो हेड ऑफिस की बुक्स में बन रही हैं, ब्रांच को तो कुछ नहीं पता। ब्रांच वाले सेल्समैन को सिर्फ ये पता है कि 250 का मेरे को एलईडी पीछे से आया और 250 का ही मैंने आगे एलईडी बेच देना है। तो ये जो बुक्स हैं ये हेड ऑफिस की बुक्स में बन रही हैं। अब मैं लोडिंग उतारूंगा कैसे, अब वो लोडिंग उतारने की अपने को क्या कहता है, कहता है लोडिंग बीइंग द डिफरेंस। आप उसको कैसे उतारोगे, आप क्या एंट्री डालोगे, आप एंट्री डालोगे जी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। आप एंट्री रिवर्स कर दोगे कितने से, 150। ये क्या है आपका, दिस इज योर लोडिंग। आप लोडिंग की अमाउंट से ये एंट्री रिवर्स कर दोगे और फिर जब आप फॉर एग्जांपल ये एलईडी बेचोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सेल्स। बताओ क्या आप यहाँ पे बाय सेल्स लिखोगे 250 फॉर एग्जांपल तुमने एलईडी बेच दी, क्या तुमने सेल्स लिख दिया 250, हाँ। अगर तुम अपना अकाउंट बंद करोगे तो तुम क्या यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 150 की, क्या तुम्हारा एक्चुअल में तुम्हारी ब्रांच ने तुमको 150 रुपये का प्रॉफिट कमा के दिया है या नहीं दिया है, हाँ सर दिया तो है। तो यहाँ पर आपका 150 रुपया प्रॉफिट आपका आ जाएगा। इसीलिए आप लोडिंग तो देखो लगा रहे हो शुरू में फर्स्ट में, पर आपको लोडिंग उतारनी भी होगी जहाँ पर अब यहाँ पे देखो गुड्स आया, तुमने लोडिंग लगी हुई है, यहाँ पे गुड्स आया, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक जो तुम्हारा पड़ा है उस पर भी तो लोडिंग लगी हो सकती है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे 250 का गुड्स है, अब यहाँ पे लोडिंग लगी हुई है। लेट्स से कि अगर ओपनिंग स्टॉक भी होता फॉर एग्जांपल 500 का,
तो मेरे को पता है कि 500 में लोडिंग भी तो लगी हुई है ना। अब ब्रांच को थोड़ी पता है कि इसमें लोडिंग है। अब ये जो 500 रुपये है, 500 का जो ओपनिंग स्टॉक है, इसमें भी तो लोडिंग लगी हुई है। क्या आपको ये भी लोडिंग नहीं उतारनी? इस लोडिंग को उतारने के लिए अपन यहाँ पे लिखते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। यहाँ पे तुम्हारी लोडिंग होगी 300। अगर 250 के गुड्स पे 150 की लोडिंग है तो 500 के गुड्स पे 300 की लोडिंग होगी। तो जो स्टॉक रिजर्व होता है ना, दैट इज फॉर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों के लिए होता है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों के लिए तुम्हारा स्टॉक रिजर्व बनाया जाता है। यहाँ पे अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर आपने गुड्स सेंट टू ब्रांच के लिए तुमने गुड्स सेंट टू ब्रांच को रिवर्स कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक के लिए आप गुड्स सेंट टू ब्रांच का अकाउंट तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच तो पिछले साल यूज़ हो चुका है ना। अब जो तुमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा तो इसके लिए तुम लगाओगे जी बाय स्टॉक रिजर्व। और फिर जब तुम क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे यहाँ पे, जब यहाँ पे तुम क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे ना अपने ब्रांच का, लेट से तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है 750, तो तुम यहाँ पे फिर से लिखोगे टू स्टॉक रिजर्व 450 का, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 450 का स्टॉक रिजर्व है। मैं ये मान रहा हूँ कि अगर तुम 250 का गुड्स बनाते हो, अगर तुम 250 का सेल कर रहे हो, तो उस पर 150 का तुम्हारा स्टॉक रिजर्व है। तो वैसे ही अगर 750 का तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है तो तुम्हारा स्टॉक रिजर्व भी 450 का होगा। तो ये चीज़ गांठ बांध लो कि स्टॉक रिजर्व हमेशा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग एडजस्ट करने के लिए होगा। बट अगर लोडिंग एडजस्ट करनी है, लोडिंग फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका मतलब है कि हेड ऑफिस से अगर कोई गुड्स जा रहा है ब्रांच में, और या फिर ब्रांच ने अगर गुड्स बेच दिया हेड ऑफिस को रिटर्न, तो इन सब की लोडिंग के लिए तुम लोग क्या करोगे? इन सब की लोडिंग के लिए तुम लोग यूज़ करोगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। सर नहीं, देखो, हेड ऑफिस से सामान आया 250 रुपये का उस पर लोडिंग लगी हुई थी 150, तो तुमने यहाँ 250 लिखा, यहाँ तुमने 150 लिख दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, हम आपने कहा कि हाँ हाँ नेट करके तो देखो गुड सेंट टू ब्रांच 100 ही आना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट पर आता है, तो वो 100 आ गया। अब अगर हेड ऑफिस अगर ब्रांच ने गुड्स वापस भेजे हैं हेड ऑफिस को, तो उसने क्या एंट्री डाली होगी? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। यहाँ पर उसने रिटर्न किए होंगे गुड्स। तो भाई जो उसने गुड्स, फॉर एग्जाम्पल उसने 250 का ही गुड्स रिटर्न कर दिया, तो वो यहाँ पे 250 लिखेगा ना ब्रांच। वही अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक एलईडी खराब हो गई, तो उसका सेल्समैन क्या बोलेगा? ये 250 रुपये की एलईडी ले जाओ, मतलब जो 250 की एलईडी उसको आई थी वो वापस कर दो। तो वो कह रहा है कि 250 की एलईडी वापस ले जाओ। अब जब वो तुम वहाँ पे यहाँ पे 250 लिखेगा, तो इसकी लोडिंग उतारने के लिए भी तो उसको यहाँ पे 150 लिखना होगा ना। गुड्स रिटर्न की लोडिंग उतारने के लिए भी तो उसको यहाँ 150 लिखना होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि हेड ऑफिस टू ब्रांच की लोडिंग उतारने के लिए, और ब्रांच टू हेड ऑफिस जो रिटर्न गुड्स जा रहा है उसकी लोडिंग उतारने के लिए तुम लोग यूज़ करोगे गुड्स सेंट टू ब्रांच। बट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग उतारने के लिए तुम लोग कौन सा अकाउंट यूज़ करोगे जी? स्टॉक रिजर्व। क्या एंट्रियाँ डलेंगी वो हम विद क्वेश्चन इसको देख लेंगे। सो दिस वाज योर मोटा मोटी तुम्हारा लोडिंग का कंसेप्ट। अब अपन फटाफट से देख लेते हैं जी इसकी एंट्रीज क्या डलेंगी। अभी अपन देख रहे हैं जी डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड में वो क्या कहता है? कहता है तुमने गुड्स बेची तो वो ब्रांच को आ गई। जो तुमने गुड्स ब्रांच को बेची तो तुमने ये एंट्री डाल दी, फिर तुमने उसको उस पर लोडिंग उतारी है, क्योंकि जो तुमने ब्रांच को गुड्स बेचे थे तुमने उस पर लोडिंग उतारी है। फिर ये भी हो सकता है कि हेड ऑफिस, अब उसने देखो जो रिटर्न हुआ है हेड ऑफिस को वो सेलिंग प्राइस पर ही हुआ है, 250 पर ही रिटर्न हुआ है उसको भी। फिर देखो इसके अगेंस्ट में भी लोडिंग उतारी है। क्या लोडिंग उतारी है? फिर से एंट्री को रिवर्स करके लोडिंग उतारी हुई है। फिर कहता है अगर लोडिंग इंक्लूडेड है कहाँ पर? ओपनिंग स्टॉक में, तो अपन क्या एंट्री डाल रहे हैं? स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच अकाउंट। तुमने क्या यहाँ पर यही एंट्री डाली थी? बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच अकाउंट, तो तुमने यही एंट्री डाली थी। कहता अगर क्लोजिंग स्टॉक में सेलिंग प्राइस है तो तुम क्या एंट्री डालोगे? स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे भी तुमने बाय ये डाली है तो तुमने यहाँ पे स्टॉक रिजर्व की एंट्री डाली हुई है, ब्रांच अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है जी। फिर कहता अगर लोडिंग इज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक टू रिड्यूस इट टू द कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? कहता अगर लोडिंग, अच्छा ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक अगर तुम्हारे ब्रांच में है तो तुम ये आएगा, और ये आ गया जी उसकी लोडिंग उतारने के लिए ये वाला पॉइंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व वाला। ये आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक को तुमने अपने उसमें रखना है, और ये आ गया कि तुमने स्टॉक रिजर्व को अपने उसमें रखना है। ठीक है जी। यहाँ पर आपका डेटर्स मेथड खत्म हो जाता है। इसका आप करेंगे जी फटाफट से एक क्वेश्चन। अपनी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट से अपन निकाल लेते हैं जी। डेटर्स मेथड का लोडिंग वाला क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रेडमिल क्या कहता है कि वो कहता है ट्रेडमिल इनवॉइसेस द गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। कहता था ब्रांच सेल्स द गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। तो अपने को पता लग गया कि भाई लोडिंग का क्वेश्चन है। कहता ब्रांच अपने खर्चे मीट करता है जो तो उसने कैश कलेक्ट किया हुआ है अपने डेटर से, और कुछ जो कैश सेल होती है उससे जो पैसा आता है वो उससे अपने खर्चे मीट करता है, और जो बाकी का पैसा बचता है वो वापस हेड ऑफिस को भेज देता है। बस 20,000 रुपये अपने पास रख लेता है कि भाई कहीं पे फटाफट से कुछ खर्चा आ गया या फिर कुछ इमरजेंसी खर्चा आ गया, उसके लिए वो 20,000 रुपये अपने पास रख लेता है। 31 मार्च 2022 को उसने क्या कहा, कहता है ये एसेट्स हैं। तो मतलब क्या है, ये ओपनिंग एसेट्स हैं बताए हुए हैं, उसने ब्रांच अकाउंट में डालने के लिए ये सारे ओपनिंग एसेट डाले हैं। कहता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2023, मतलब 22-23 की बात कर रहा है वो। कहता था इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच वॉज 2 करोड़ 64 लाख। इसका मतलब है हेड ऑफिस टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे जो गुड्स आए हैं वो हैं 2 करोड़ 64 लाख। इसका मतलब है कॉस्ट प्लस 20% पे जो गुड्स आए हैं वो हैं जी 2.64 CR। कहता आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय एट, कहता जो हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को भेजे थे और जो ब्रांच ने ये 2,64 के गुड्स रिसीव करे हैं, कहता ब्रांच ने हेड ऑफिस को वो गुड्स वापस भेज दिए विच द गुड्स विच वर इनवॉइस्ड, द गुड्स विच वर इनवॉइस्ड एट 1,44,000, मतलब जिनका सेलिंग प्राइस 1,44,000 था उस पर मैंने गुड्स वापस कर दिए। अब क्या ये 2,64 पे लोडिंग लगी हुई है? हाँ, इस पे तो लोडिंग लगी हुई है। क्या इस पे भी लोडिंग लगी हुई है? हाँ सर, इस पे भी लोडिंग लगी हुई है। तो कहता अदर ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रांच इज एज फॉलो। कहता अदर ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रांच दी गई हैं क्या? कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, रिटर्न जो कस्टमर ने किया है। अब देखो जो द रिटर्न्स कस्टमर ने हेड ऑफिस को इनवॉइस प्राइस पर करा है, डायरेक्टली किसको कर दिया है? हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। क्या ये ब्रांच पे आया है गुड्स? नहीं, कस्टमर हेड ऑफिस के पास रहता था, उसने सीधा हेड ऑफिस को ही ट्रांसफर कर दिया इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि कस्टमर के लिए क्या कॉस्ट क्या इनवॉइस प्राइस उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। फिर कहता बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है जी, नॉर्मल है, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच नॉर्मल चीज़ है। कहता 1 जनवरी 2023 को क्या हुआ, ब्रांच ने एक नया फर्नीचर खरीदा 2 लाख का, जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस ने चेक के थ्रू कर दी थी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अपन डाल देंगे, नहीं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टाइप्स कुछ अपन डाल देंगे जी। ठीक है जी। अब कहता 31 मार्च 2023 को लास्ट डे क्या हुआ कि ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 12,000 वर आउटस्टैंडिंग एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 20,000। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है 16% ऑन डिमिनिशिंग अकाउंटिंग बैलेंस। ये तुमको इन्फॉर्मेशन दी गई है जी क्लोजिंग एसेट्स की, जो ब्रांच में क्लोजिंग एसेट्स आते हैं। कहता प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। उसने आपसे क्या मांगा है? सिर्फ ब्रांच अकाउंट मांगा है, और आपको क्या दे रखा है जी? कॉस्ट मेथड दे रखा है। सॉरी, आपको ये बोल रखा है जी कॉस्ट प्लस 20% पे, मतलब इनवॉइस प्राइसिंग हो रही है, आपका लोडिंग वाला मेथड है, प्लस डेटर्स मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। 32 क्वेश्चन है, मैं फटाफट से रफ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैं नरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, बस मैं उसने क्या बोला है करने को, उसने अपने को बोला है क्या बनाने के लिए, उसने हमको क्वेश्चन में बोला है सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए, और उसने कुछ नहीं लिखा। तो सर आप सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाएंगे? देखो अगर आप खुद ध्यान से देखो, उसने आपको डेटर्स की इन्फॉर्मेशन, आपको ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, ओपनिंग फर्नीचर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं सब। तो क्या आपको उसने क्लोजिंग में दिया है? उसने क्या आपको क्लोजिंग में क्या दिया है? उसने कहा क्लोजिंग में सिर्फ उसने कैश इन हैंड दिया है और फर्नीचर बताया है कैसे। आपके पास जो ओपनिंग सारे के सारे एसेट्स थे, इन सब का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स। हमने डेटर्स, जिसमें नॉर्मल डेटर्स का मेथड किया था उसमें भी हमने अकाउंट बनाए थे। आपके पास कैश कलेक्टेड है, आपको इसलिए डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो ये सब आपको सारे आपको ये अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, साथ साथ में मेमो अकाउंट्स भी आपको बनाने होंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने ब्रांच अकाउंट अपना यहाँ पे लिख लिया, ये तो अपने को बनाना है जी रफ फेयर में, ठीक है जी। फिर वर्किंग नोट में अपने को क्या क्या बनाना है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी पापा वैसे वैसे बनाते रहेंगे। हालांकि अपन यहाँ पे लिख देते हैं जी मेमो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक तो देखो ये बनना ही बनना है, ठीक है जी, क्योंकि अपने को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। फिर तुम्हारा आ गया मेमो डेटर्स अकाउंट, ठीक है जी, डेटर्स का आपको अकाउंट बनाना ही होगा। देन फिर आप एक बना लो जी मेमो ब्रांच कैश का अकाउंट, कैश का अकाउंट भी आपको बनाना ही होगा। फिर लास्ट एक बार आप अपने फर्नीचर का भी अकाउंट बना लो, क्योंकि अपने को उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा।
तो यहाँ पे आप फटाफट से फर्नीचर का भी अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे जी, ब्रांच अकाउंट को। कॉस्ट मेथड नहीं है आपका, नॉर्मल डेटर्स मेथड भी नहीं है, ये है जी आपका इनवॉइस प्राइसिंग वाला मेथड। तो सबसे पहले अपने को पास क्या दे रखा है, सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है जी 20। देखो ये आपको जो पैसे दिए हुए हैं ये आपको दिए हुए हैं 2 करोड़, और ये आपको फिगर्स कहाँ पे दी हुई है, इन थाउजेंड्स। तो हम क्वेश्चन भी इन थाउजेंड्स ही सॉल्व करेंगे। तो आपको कैश इन हैंड का ओपनिंग दे रखा है, तो मैं भी फटाफट से कैश इन हैंड का ओपनिंग डालूंगा। फटाफट से आप इसको करेंगे, कैश इन हैंड का आप फटाफट से ओपनिंग डाल लेंगे जी। ठीक है जी, ये हो गया। डेटर्स का मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ है 768, डेटर्स का मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ है, ये अपन डाल लेंगे जी। फिर अपन देखेंगे स्टॉक का ओपनिंग प्राइस दिया हुआ है एट अ इनवॉइस प्राइस 2160। इन आपके पास स्टॉक का ओपनिंग दिया हुआ है 2160। याद है ब्रांच अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंसेस में आएगा आपका क्या, स्टॉक 2160। अगर आपका ब्रांच अकाउंट में स्टॉक पर इनवॉइस प्राइस लगा हुआ है तो क्या आप इसकी लोडिंग नहीं उतारोगे यहाँ पर, हाँ लोडिंग उतारेंगे। आप यहाँ पे किसकी लोडिंग क्या उतारोगे, बाय स्टॉक रिजर्व लिख के आप इसकी लोडिंग उतारोगे। पर सर कितनी लोडिंग है, जब भी आपको जब भी आपको इनवॉइस प्राइसिंग का कोई भी मेथड का क्वेश्चन आ जाए, डेटर स्टॉक एंड डेटर्स फाइनल अकाउंट्स, आपको एक चीज़ हमेशा क्वेश्चन शुरू होने से पहले कर लेनी है, क्या आपके पास जो भी इन्फो है, क्या इन्फो है कि जो इनवॉइस प्राइस है दैट इज़ कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, तो मैं क्या मान लूँ कि अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो मेरा इनवॉइस प्राइस कितना है, इनवॉइस प्राइस इज़ 120, और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है जो 120 पे हो रही है। ठीक है, पर मेरे को तो कॉस्ट चाहिए होगी हमेशा, चाहे आप उसके लिए निकाल लो, स्टॉक रिजर्व के लिए निकाल लो, लोडिंग उतारने के लिए निकाल लो। तो ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जनरली हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैं ये लिख ही लूँगा। ठीक है, अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2160। अब मेरा अकाउंट बन रहा है इन थाउजेंड्स, तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2160। 2160 मेरा क्या है, 2160 इज़ नथिंग बट इट इज़ 120। 2160 इज़ नथिंग, इसमें क्योंकि लोडिंग लगी हुई है, इट इज़ नथिंग बट 120। अब लोडिंग कितनी लगी हुई है, 20 रुपये की, और मेरे को स्टॉक रिजर्व में भी 20 ही रुपये लिखना है, 100 नहीं लिखना, क्योंकि 100 तो कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे इंटू 20 कर दूंगा, तो मेरी क्या लोडिंग आ जाएगी, मेरी लोडिंग आ गई जी 360। मेरी लोडिंग 360 की उतर गई ओपनिंग स्टॉक की। देन नेक्स्ट वो अगला क्या बोल रहा है मेरे को, ये हो गया जी। नेक्स्ट बोल रहा है फर्नीचर एंड फिटिंग 1000 का मेरे का। हेलो गाइस, तो अभी तक आप लोग अपने ब्रांच अकाउंट में, अभी तक आप लोग अपने ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख चुके हो, इसका आप स्टॉक रिजर्व निकाल चुके हो, आप स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक लिख चुके हो, आप डेटर्स का ओपनिंग लिख चुके हो, कैश का लिख चुके हो, और फर्नीचर का लिख चुके हो। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, आपने ये जो सारी चीज़ें ओपनिंग में लिखी हैं, अब आपको ये भी पता है कि ये ब्रांच में भी, ब्रांच अकाउंट में भी इन सब का ओपनिंग आता है। हालांकि जब मैंने जो क्वेश्चन अभी चल रहा है उसमें ये मैंने एट द एंड लिखा है ब्रांच अकाउंट में, बट फॉर द सेक कि आप इसको भूल मत जाओ, आप क्या करना, आप जैसे ही ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग लिखो, आपने जैसे ब्रांच अकाउंट में आपने जो ओपनिंग लिखा, आपने यहाँ पे उसको ओपनिंग लिख दिया, जैसे ही आप आगे जाके डेटर्स का, कैश का, फर्नीचर का ओपनिंग लिखो, आपको साइमल्टेनियसली इधर भी लिख देना है, कैश का, डेटर्स का और फर्नीचर का आपको इधर भी लिख देना है। जैसे फर्नीचर का 1000 है, कैश का 20 है, इसका आई थिंक 768 है। तो आपको यहाँ पर भी ओपनिंग स्टॉक लिख देना है, जो भी आपकी ओपनिंग बैलेंसेस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपको यहाँ लिख देने हैं, फिर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन आगे सॉल्व किया है उसको देख लो। थैंक यू वेरी मच। ओपनिंग स्टॉक है जी। देन कहता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच इज 2 करोड़ 64 लाख। का मतलब है कि ब्रांच को गुड्स आए हैं 2 करोड़ 64 लाख के। मेरे पास जो मैं, ये कहाँ आएगा, ये मेरा ब्रांच में आएगा। मेरे पास स्टॉक इन हो रहा है, मेरे पास कितना स्टॉक इन हो रहा है, 2 करोड़ 64 लाख। सर एक मिनट, आपने स्टॉक मेमो, स्टॉक अकाउंट में तो आपने लोडिंग उतारी नहीं, यहाँ पर हम लोडिंग नहीं उतारेंगे, हम सिर्फ लोडिंग उतारेंगे जी ब्रांच अकाउंट में। यहाँ पर आप कोई भी लोडिंग नहीं उतारेंगे। ये जो आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है ये हमेशा इनवॉइस प्राइस पर ही बनता है, क्योंकि ब्रांच के लिए तो यही कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट तो ये स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर ही बनता है। तो इसीलिए अब जो गुड्स भी आ रहा है 2 करोड़ 64 लाख का, 2 करोड़ 64 लाख का गुड्स आया, बट मैं अपना क्वेश्चन किस में कर रहा हूँ, इन थाउजेंड्स में, तो मैं डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा। इसका मतलब है कि मेरे पास कितने का गुड्स आया, 26400 का मेरे पास गुड्स इन हुआ। यहाँ पर भी गुड्स स्टॉक अकाउंट में गुड्स आ गया, पर फ़र्क क्या है, जब ये गुड्स आया तो मेरे को यहाँ पे इसकी लोडिंग उतारनी होगी, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 कितना हो गया 4400। 4400 कैसे आया, 2644 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, ये मेरी लोडिंग यहाँ पर उतर गई। ठीक है जी,
ये भी हो गया मेरा, ये हो गया। कहता आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट, कहता उसने ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस भेज दिए। जब भी हेड ऑफिस को अपन गुड्स वापस भेजते हैं तो अपन स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे कितने का आ रहा है, 1,44,000, 1,44,000। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 144, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुड्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट थाउजेंड में बना रहा हूँ और मेरे से स्टॉक चला भी गया होगा, तो यहाँ पे भी मैं 144 लिख दूंगा। अब 144 यहाँ पे आएगा, इसमें लोडिंग है क्योंकि उसने लिखा है जो 144 है ना, दिस इज इन्वॉइस्ड, गुड्स इन्वॉइस्ड हुआ है 144 पे। तो मैं क्या करूँगा, 144 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, तो मैं इसकी भी लोडिंग उतार दूंगा 24 से। क्या लोडिंग उतरी है जी, 144 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, ठीक है जी। यहाँ पर भी मेरा हो गया। कहता अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग क्या दी हुई है, कहता कैश सेल दी हुई है 19,400 की। ओके, कैश सेल, इसका मतलब है कि जी कैश आया होगा मेरे पास कितने का, 19,400,000, क्योंकि ये फिगर इन थाउजेंड्स है तो मैं सीधा जाके ये लिख दूंगा। और सिंस ये अब कैश सेल हुई हुई है, क्या ये सिर्फ कैश अकाउंट में आएगी या कहीं और भी आएगी, मेरे को बताओ जल्दी से। जो मेरी कैश सेल है वो तो ये 19,400, ये तो मैंने सीधा सीधा अपने कैश अकाउंट में डाल दी। और कहाँ आएगी ये, और आएगी जी मेरे स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि मेरा स्टॉक भी तो कम हो गया, तो मेरे यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में भी ये कैश की सेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरा ये हो गया। नेक्स्ट कहता है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कहाँ आएगी, देखो क्रेडिट सेल सबसे पहले आएगी जी डेटर के अकाउंट में, क्योंकि तुमने सेल करी है क्रेडिट पे, और स्टॉक के अकाउंट में क्योंकि इसकी वजह से मेरा स्टॉक भी कम हो गया। बट सर ये तो, ये देखो ये सारा कुछ 120 पर है, दिस इज ऑल्सो 120, ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, ये सब 120 है। अब मेरे को जैसे 250 का एलईडी आ रहा था, ये तो ये भी 250 पे है, ये भी 250 पे, और वो सेल भी सारा कुछ 250 पे ही हो रहा है। ठीक है जी, ये आपका स्टॉक अकाउंट में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट वो कहता है कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, क्या ये इतना मेरा कैश आ गया, हाँ 5,684। कहाँ से आया, डेटर से आया, क्योंकि डेटर्स का पैसा कम हो जाएगा और मेरा कैश अकाउंट बढ़ जाएगा 5,684, तो इससे मेरा कैश अकाउंट बढ़ गया, तो ये भी खत्म हो गया। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को मैंने कैश डिस्काउंट दिया, तो क्या डेटर्स के अकाउंट में मैं 116 भी डाल दूंगा, ये भी खत्म हो गया। कहता है रिटर्न्स बाय कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, कहता है कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न किया। एक नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि कस्टमर पहले ब्रांच को रिटर्न करता है, फिर ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करता है, बट कस्टमर ने क्या किया, उसने सीधा ब्रांच सीधा हेड ऑफिस को ही रिटर्न कर दिया। पर क्या 204 से क्या मेरे को कस्टमर को रिफंड पैसे करने होंगे, हाँ, तो वो तो मेरे डेटर्स के अकाउंट में तो वो कम होगा ही होगा, इवन तो उसने सीधा हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, पर रिटर्न तो किया ना, तो मेरे को सबसे पहले तो अपना ब्रांच का डेटर कम करना होगा। प्लस अगर कस्टमर सीधा ब्रांच के पास आता फिर ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करता, तो जब ब्रांच हेड ऑफिस को कोई गुड्स रिटर्न करता है तो क्या वो यहाँ पर लिखता है, हाँ यहाँ पर तो लिखता है। तो अगर ये वाला गुड्स मैंने सीधा हेड ऑफिस को रिटर्न किया होता तो मैं यहाँ लिखता, तो अब भी मैं यहाँ तो लिखूंगा ही लिखूंगा, क्योंकि चाहे कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दिया हो, पर ये वाली चेन तो ब्रेक नहीं हो सकती। अब देखो ये वाली जो चेन थी इसकी एडजस्टमेंट तुमने डेटर्स अकाउंट में कर दी, अब ये वाली जो चेन है इसकी तुमको एडजस्टमेंट करनी होगी ब्रांच के अकाउंट में, तब भी जाके ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आया। जो ये वाली ट्रांजैक्शन है ये तुमने डेटर्स अकाउंट में इसको एडजस्ट कर लिया, जो ये वाली ट्रांजैक्शन है, जो ये वाली ट्रांजैक्शन है ये तुम एडजस्ट करोगे जी अपने ब्रांच अकाउंट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 204 लिख दिया। अब जब मैंने यहाँ 204 लिखा तो क्या ये आपकी लोडिंग वाला है 204, हाँ, क्योंकि कस्टमर को थोड़ी पता है कॉस्ट क्या है, इनवॉइस प्राइस क्या है। उसने कहा ये लो मैं आपसे 100 रुपये का सामान लेके गया था, ये लो अपना 100 रुपये का सामान वापस और मेरे को 100 रुपये वापस करो। तो वैसे उसने कहा मेरे को 204 वापस करो, 204 वापस करो, तो ये 204 इनवॉइस प्राइस है, तो इसकी भी लोडिंग उतरेगी। तो मैं इसको भी लोडिंग उतारने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 204 की भी क्या मैं लोडिंग उतारूंगा या नहीं उतारूंगा, मेरे को बताओ। क्या मैं 204 की भी लोडिंग उतारूंगा या नहीं उतारूंगा, बिल्कुल उतारूंगा। इसकी लोडिंग कितनी आ जाती है, इसकी लोडिंग आ जाती है जी 34। कैसे आती है जी, 204 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। सर आपने जो ये स्टॉक आया ये आपने स्टॉक अकाउंट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये स्टॉक अकाउंट में मेरे पास कभी आया ही नहीं, ये सीधा हेड ऑफिस को चला गया। अगर मेरे पास स्टॉक 204 आया होता तो मैं 204 इधर लिखता, फिर जब मैं हेड ऑफिस को वापस कर देता तो मैं 204 इधर भी लिख देता जब मैं हेड ऑफिस को वापस करता। बट अब मेरे पास स्टॉक कभी इन ही नहीं हुआ तो ना मैं यहाँ लिखूंगा और ना ही कभी आउट हुआ है तो मैं यहाँ पर भी नहीं लिखूंगा। ठीक है जी, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका ये यहाँ तक का पॉइंट। फिर कहता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 74, तो ये डेटर्स के अकाउंट में चला जाएगा बैड डेट्स मेरा। ठीक है जी,
नेक्स्ट कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। अगर एक्सपेंसेस कहाँ से पे होते हैं जी, कैश से। ये आ गया जी मेरा कैश तक का, ये भी खत्म हो गया। कहता 1 जनवरी को क्या हुआ, ब्रांच ने 2 लाख का फर्नीचर खरीदा जिसकी पेमेंट कैसे हुई थी, हेड ऑफिस के थ्रू हुई थी। तो इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 2 लाख रुपए रिम्बर्स दिए हैं। तो इस ये 2 लाख हमारे ब्रांच अकाउंट में आ जाएंगे कैसे, 200 लिख के फर्नीचर, डेटर्स मेथड में हमने पढ़ा हुआ है ये। तो आपका ये भी हो गया। फिर कहता है 31 मार्च को क्या है, ब्रांच के एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 12,000 वर आउटस्टैंडिंग। तो ये उसने हमको बता दिया कि ये लाइबिलिटी की बात कर रहा है। तो जब मैं बैलेंस कैरिड डाउन में अपनी लाइबिलिटीज़ लिखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पे जब मैं अपनी लाइबिलिटीज़ लिखूंगा तो मैं यहाँ पे अपने सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 12,000। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 12 लिख दूंगा जी। फिर नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने 12,000 खत्म कर दिया। फिर देन कहता कैश इन हैंड वॉज अगेन 20,000। तो मैं 20,000 यहाँ पे अपना कैश इन हैंड लिख दूंगा और अपने कैश के अकाउंट में भी बैलेंस कैरी डाउन 20 लिख दूंगा। ठीक है जी। फिर कहता फर्नीचर पे 16% की डेप्रिसिएशन लग रही है एट अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो कहता 16% की डेप्रिसिएशन लग रही है एट अ 16% डिमिनिशिंग मेथड। और उसने कब खरीदा था, उसने 1 जनवरी को खरीदा था। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। 1,000 का डिवाइडेड बाय 16% और सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन लग के कितना हो गया, 40। तो ब्रॉड डाउन मेरा कितना हो गया, 960। तो मैं क्या यहाँ पर 960 लिख दूंगा फर्नीचर, हाँ। तो मैं यहाँ पर भी फर्नीचर को 960 लिख दूंगा। अब यहाँ पे हमारा सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब गौर करने वाली बात ये है कि जो ये वाले सारे मेरे ओपनिंग डेटर्स थे, जो मेरे सारे ओपनिंग पहले एसेट्स थे, तो इसको मेरे को ब्रांच में भी तो लिखना होगा ना। क्या यहाँ पे मेरे को ब्रांच में नहीं लिखने होंगे? अगर मैं क्लोजिंग अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़, अगर सॉरी ये मेरा लाइबिलिटी था तो ये लाइबिलिटी मेरी यहाँ आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 20 की 12 की, तो वो यहाँ आ जाएगी जी मेरी। ये आपका कैश था, ये यहाँ आ जाएगा। तो जब मैं ओपनिंग लिखूंगा, क्या हमने डेटर्स मेथड में नहीं पढ़ा कि हमको सबसे पहले हमारे ओपनिंग एसेट्स लिखने होते हैं? तो मेरे ओपनिंग एसेट्स क्या थे, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कैश 20 का। ठीक है जी। फिर ट्रेड डेटर 768 के। फिर क्या मैं अपने यहाँ पे डेटर्स लिख दूंगा 768। एंड देन मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो मेरे पास ओपनिंग पड़ा था, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो मेरे पास ओपनिंग पड़ा था। एंड देन यही 4 डेटर्स थे। और यहाँ पे भाई तुमने 2 लाख का नया फर्नीचर भी तो खरीदा है, तुम यहाँ पे 2 लाख भी तो लिखोगे। तुमने यहाँ पे 2 लाख का नया फर्नीचर भी खरीदा है, तो तुम अब क्या कितनी डेप्रिसिएशन लगाओगे, 1000 पे तो पूरी लगेगी 160। फिर 2 लाख पे 16% इंटू 3/12 कितनी हो गई 8। मेरी टोटल डेप्रिसिएशन लग गई जी 168। कैसे, 160 प्लस 8। तो मेरी कितना आ जाएगा जी ये, 1032 इज़ माई क्लोजिंग फर्नीचर। अपन यहाँ पे क्या लिखा है, फर्नीचर 1032 इज़ माई क्लोजिंग फर्नीचर। और तुम्हारा क्लोजिंग में क्या आएगा, अब अपना को क्या निकालना है, स्टॉक, डेटर्स, कैश अपने पास आ गया। अब अपना को इन सब चीज़ों का क्लोजिंग निकालना है। अपन फटाफट से इसका क्लोजिंग निकाल लेते हैं। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1260 प्लस 2644 माइनस 144 माइनस 19400 माइनस 6280 कितना आ गया जी अपने पास इसका क्लोजिंग बैलेंस 2736। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2736। ठीक है जी। नेक्स्ट डेटर्स का कितना आ गया, 768 प्लस 6280 माइनस 5684 माइनस 116 माइनस 204 माइनस 74 970 मेरे डेटर्स आ गए जी। वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लोजिंग में। नेक्स्ट, अब मेरे पास सर क्लोजिंग तो दे रखा है, क्या देखें मेरा मैच हो गया, 20 प्लस 19400 प्लस 5684 माइनस 20 नहीं सर, कुछ डिफरेंस आ गया इसमें, क्या 23400। सर ये क्या डिफरेंस है, ये वो वाला डिफरेंस है तुम्हारे कैश अकाउंट में। ये डिफरेंस क्या दिखा रहा है कि तुम्हारे पास इतना पैसा था, तुमने इतना चला गया और इतना क्लोजिंग है, तो ये पैसा कहाँ चला गया होगा। अगर तुम्हारा क्लोजिंग सिर्फ 20 है तो ये पैसा कहाँ गया, क्या चोरी हो गई, डाका डल गया, नहीं, ये पैसा तुमने हेड ऑफिस पर रेमिट किया है। क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुम बहुत सारा पैसा हेड ऑफिस को रेमिट करोगे, रेमिट द बैलेंस कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विद होल्डिंग। तो ये 23,400 जो है ये तुम्हारा हेड ऑफिस को भेजा हुआ पैसा है और ये आता है जी आपके ब्रांच अकाउंट में। तो आप यहाँ पे भी इसको लिख दोगे। नेक्स्ट हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया और ये मैच हो गया, और ये आपका ब्रांच अकाउंट बन गया। ठीक है जी। अब इसका अगर आप टोटल निकाल लोगे तो आपका सारा का सारा मैच कर जाएगा और आपका आंसर आएगा जी ये 2192।
2192 आपका आंसर, इसका प्रॉफिट आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये था जी हमारा ब्रांच अकाउंट एज पर डेटर्स मेथड। ठीक है जी, अब हम ये था हमारा ब्रांच अकाउंट एज पर डेटर्स मेथड। अब अपन करेंगे जी ब्रांच, अब अपन करेंगे लोडिंग वाला केस एज पर स्टॉक्स एंड डेटर मेथड अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, फटाफट से ये हो गया अपना